वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में अभी जो हम लोग 10 बजे के आसपास जो प्रैक्टिस सेट किए हैं, उसमें 335 क्वेश्चन तक पहुंचे थे। अब इस पीपीटी में जितने क्वेश्चन हैं लगभग 350 के आसपास, उसको खत्म कर लेते हैं। फिर शाम वाली क्लास में हम लोग नए जो है पीपीटी के साथ मिलेंगे। उसमें जो हमारे नए क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको जो है वहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ थोड़ी सी प्रचार की बातें कि अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करिए। आपको प्ले स्टोर पे जो है एक ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके आप सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारे साथ यहाँ पे हम लोग एएसओ के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी के लिए स्टैटिक्स और जीएस चल रहा है। एक दो दिन में हिंदी का पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि इसी फरवरी माह में आपकी वैकेंसी आ जाएगी और इसी वैकेंसी के साथ ही जो है हम लोग आगे का जो सिलेबस है वो जल्दी ही अ, अप्रैल तक खत्म कर लेंगे और उसके साथ कंटिन्यू जब तक आपका जो है पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। ठीक है, एएसओ एग्जाम के लिए। ठीक है, और उसके साथ जल्दी ही अभी यूजीसी नेट में जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, अभी कुछ मैसेज हमने देखे, एक दो लोग जो है उसमें जो मैसेज किए हुए हैं, अभी जितने भी लोग हैं मैसेज कर रहे हैं। तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बधाई। और जो लोग 1-2 नंबर 4 नंबर से कट गए हैं उनके लिए एक थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट के लिए जो मतलब उनको इम्प्रूव करने के लिए 10 मार्च के बाद 10 मार्च के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर जून 2026 के लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं। जिसमें आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट जितने पिछले मतलब पिछले सेशन 2000 दिसंबर 2025 के लिए हमने उसमें प्रैक्टिस सेट कम कराए थे। तो अभी के लिए जो है अभी हम प्रैक्टिस सेट शुरू में ही शुरू कर रहे हैं। 10 मार्च के बाद जो है आपको वीकली जो है जिस तरीके से ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलेगी। 50-50 क्वेश्चन की क्लासेस रहेंगी। उन क्लासेस के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले खत्म हो जाएँगे, फिर उसके बाद आपके करंट अफेयर और जो अदर प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हुए हैं अपने से, वो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है? तो चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लासेस। 335 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए थे, इस क्वेश्चन तक। और अब हमारे पास यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इस पे हम लोग आते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इसके साथ हम यहाँ पे एक ये भी देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो भी जॉइन कर रहे हैं, वो बार-बार जैसे मतलब होता नहीं कि वैकेंसी कब आएगी, क्या है? तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि वैकेंसी जो है मतलब उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगी और उस वैकेंसी को आने से पहले आप अपने स्तर से जो है प्रैक्टिस पूरी-पूरी तैयारी करके रखिए, ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। प्रॉब्लम इन द सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि वैकेंसी आती है और कह दिया जाए कि 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास समय नहीं रहेगा, ठीक है? और जो बच्चे ऑफ़लाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे, उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट है कि ऑफ़लाइन ही जो है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डीजे हॉस्टल है, वहीं उसी के पास जो है डीजे हॉस्टल मतलब डायमंड जुबली जो हॉस्टल है, उसके पास ही जो है हम लोगों ने एक ऑफ़लाइन की ब्रांच मतलब ऑफ़लाइन के लिए कोर्सेज़ शुरू किए हैं। और जो बच्चे वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, वहाँ भी जुड़ सकते हैं, जो प्रयागराज के हैं। प्रयागराज में ही जो है मतलब ये कोर्स मतलब अवेलेबल रहेगा ऑफ़लाइन मोड मोड में और कहीं पे अवेलेबल नहीं रहेगा और जो बाहर के बच्चे हैं, वो हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाएँगे। तो जो भी हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं, वो सेम कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे, चाहे ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो। ठीक है? जो भी मतलब यहाँ पे चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे जो भी पोर्शन हो, उन सभी की बातें जो है, उन सभी पे चर्चा परिचर्चा हम लोग इसी में करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनायर पे आते हैं। क्वेश्चनायर पहला हमारा क्या है? इसमें कह रहा है व्हिच इंडेक्स इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर थ्योरेटिकल थ्योरेटिकली इसका मतलब समझ रहे हैं? थ्योरेटिकली मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं। थ्योरेटिकल का मतलब क्या हो गया कि जो हम आइडियलिस्टिक चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है? आइडियलिस्टिक चीज़ों में ये हम कह सकते हैं कि जो 1 सेकंड हाँ, ठीक है। मतलब आइडियलिस्टिक बातें जहाँ पे होती हैं, आइडियलिस्टिक बातें मतलब वो ग्राउंड लेवल पे कितना सही है, कितना गलत है, वो अलग बात होती है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें सही हों।
तो आपको थ्योरेटिकली चाहे जिस भी भाषा में बात करिए, तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल जो होता है ये फिशर इंडेक्स होता है, ठीक है? फिशर इंडेक्स, फिशर जो प्राइस इंडेक्स है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट पीयर्स और पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स का, इसलिए जो हम इसको कहते हैं कि लास्ट पीयर्स एंड पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है और ये फिशर प्राइस इंडेक्स के रूप में डिफाइंड होता है और यही मोस्ट सूटेबल या आइडियल मेजर ऑफ इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीपीआई इज मोर रिलेवेंट देन डब्ल्यूपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज मोर रिलायबल देन डब्ल्यूपीआई, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है? होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये किसके लिए, मतलब सीपीआई डब्ल्यूपीआई से अधिक उपयोगी है? तो ऑब्वियस सी बात है, सीपीआई हम कंज्यूमर के लिए कैलकुलेट करते हैं और डब्ल्यूपीआई जो है पूरा जो है, पूरा जो भी बास्केट है उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास कंज्यूमर है, जो भी नॉर्मल आदमी है जो कंज्यूमर है, उनके लिए यहाँ पर सीपीआई विशेष इम्पोर्टेंस का होता है। इसीलिए जब सीपीआई इंडेक्स का डेटा आता है, तो उसमें चर्चा परिचर्चा पूरे देश में होती है कि महँगाई बढ़ी है, घटी है, फिर इसी हिसाब से आरबीआई अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है, कम या ज़्यादा करता है। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए जो है मतलब फ्लक्चुएट करता है आरबीआई। तो ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंस के रहते हैं। फिर विपक्ष के जो लोग होते हैं, फिर वो भी जो है सरकार पे दबाव डालते हैं कि महँगाई बढ़ रही है, इसको नियंत्रित कीजिए, इसको अन्य तरीके से जो है किसानों को सुविधा दीजिए, जिससे मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 100 इंडिकेट्स। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स नंबर हमारा 100 हो जाए, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो उस केस में जब भी हमारे पास यहाँ पर देखिए कि मतलब कोई भी मान लीजिए कि हम लास्ट ईयर्स का प्राइस इंडेक्स लिख लेते हैं, P1, P0 और यहाँ पर Q0, Q0 इंटू 100। कोई भी इंडेक्स 100 होने का मतलब है इसका मान 1 हो गया, मतलब ये दोनों चीजें बराबर हो गई। बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि जो चीजें बेस ईयर में थी वही जो है करंट ईयर में हो गई। ठीक है, अगर इसका 10 रुपए P1 P0 अगर बराबर हो गए, इसका मतलब बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस बराबर हो गए। मतलब क्या, जब प्राइसेस बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया प्राइस फॉल नहीं, प्राइस राइज नहीं, नो चेंजेस, मतलब कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है? तो उस केस में यहाँ पर इसको कहा जाएगा कि ये हमारा जो है सूचकांक अगर 100 हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर कन्वर्ट नॉर्मल वैल्यूज इनटू। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स नंबर जो है नॉर्मल वैल्यूज को किन वैल्यूज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक तरीके से कहा जाए कि इंडेक्स नंबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमें बताता है, जैसे सीपीआई की अगर हम बात करें, तो ये बताता है कि किसी भी देश, स्थान, परिस्थिति, किसी भी शहर में आप रह रहे हो, वहां पर आप कितने खुशहाल होंगे, कितना जो है मतलब आपका खर्चा आएगा, कितना कितनी लागत आएगी वहां रहने खाने की, ये इन सीपीआई से इंडेक्स से डिसाइड होता है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे डिसाइड होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड होता है, तो ये एक तरीके से कहा जाए फेक वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या रैंडम वैल्यू नहीं देता, ये रियल वैल्यू बताता है। ठीक है, रियल वैल्यू बताता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस इंडेक्स को जो ये इंडेक्स जो नॉमिनल वैल्यू है, इसको जो है रियल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या हो गया कि नॉमिनल वैल्यू में बहुत ही मतलब नाम मात्र की जो चीजें होती हैं वो चीजें होती हैं, लेकिन इसको रियल वैल्यू से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखने लगती हैं। चलिए, द मेन यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इज तो यहाँ पे प्रिडिक्ट वेदर, वेदर मतलब मौसम का प्रिडिक्शन करना गलत है। मेजर चेंजेस, काउंट पॉपुलेशन, मेजर डिस्टेंस तो नहीं होगा, काउंट पॉपुलेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे मेजर क्या करता है इंडेक्स नंबर? चेंजेस को मेजर करता है कि जो प्राइस में, कमोडिटी में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कमोडिटीज हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, या लोगों का जो रहन सहन है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर सारी चीजों में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करता है ये। ठीक है, तो यही इसका मेन यूज है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द मेन एजम्पशन ऑफ द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड इज। रेशियो टू मूविंग एवरेज, रेशियो टू मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे उसमें पढ़ाया गया है, क्या बोलते हैं एसएससी वाले पेपर में। तो यहाँ पर जो मेजर चेंजेस होते हैं
या एक तरीके से मेन जो एजम्पशन होता है मूविंग एवरेज में, रेशियो टू मूविंग एवरेज में जो मेन मतलब कंपोनेंट होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट की बातें वहां पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीजनल कंपोनेंट आर इज एडिटिव नहीं, ट्रेंड इज ट्रेंड इज कांस्टेंट ओवर टाइम, ट्रेंड वैल्यू तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है ओवर टाइम। ठीक है, कुछ ना कुछ कभी सोचिए कि आज के 100 साल पहले जो है 1 रुपए की जो चीजें मिल जाती थी, आज वो चीजें जो है 100 रुपए में मिल रही हैं। तो ये इस तरीके से लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन कुछ ना कुछ होता ही है, ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर रैंडम कंपोनेंट डोमिनेट द टाइम सीरीज, रैंडम कंपोनेंट डोमिनेट टाइम सीरीज को डोमिनेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर इन नेचर होते हैं, साल 2 साल 4 साल में एक बार 2 बार भूकंप या सुनामी की घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो रैंडम कंपोनेंट डोमिनेट नहीं करता है, डोमिनेट मेन करता है सीजनल और ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, या साइक्लिक वेरिएशन। तो इसमें सीजनल इफेक्ट आर मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा कि इसका मेन एजम्पशन होता है कि सीजनल जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं इन नेचर। ठीक है, ये चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, अच्छे से हम बता दे रहे हैं पहले से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डंकल्स डंकल्स मल्टीपल रेंज टेस्ट मेक्स यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेजर। ठीक है, जो डंकन्स एक तरीके से कहा जाए, डुकन्स डक्कन्स जो भी पढ़िए, तो यहाँ पर जो मतलब एक डंकन एक बहुप्रसार परीक्षण किस सांख्यिकी माप का उपयोग करता है? तो डंकन्स जो मल्टीप्लिकेटिव रेंज होती है, इसके लिए हम जब भी यहाँ पे बातें करते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से सबसे पहले यहाँ पर रेंज स्टैटिस्टिक है। ठीक है, रेंज टेस्ट है। तो यहाँ पर एफ स्टैटिस्टिक का यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएंसेस की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये यूज नहीं होता क्योंकि यहाँ वेरिएंसेस की बातें होती हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन की जब हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मतलब एक्स बार, ये होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल जब पॉपुलेशन होती है तो उसकी ऐसे हम बात करते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट की यहाँ बातें नहीं होती है, रिग्रेशन एनालिसिस में बात होती है। रेंज स्टैटिस्टिक का हम यहाँ पर यूज करते हैं। डंकन जो भी यहाँ पे डंकन्स मल्टीपल रेंज जो टेस्ट होता है। ठीक है, डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट, ध्यान में रखिएगा कुछ क्वेश्चंस हम इस तरीके से ले रहे हैं जो थोड़े से आपको हाई लेवल के लगेंगे, जैसे यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हाई लेवल का इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने नॉर्मली देखे नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए इस चीजों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ रेजिडुअल एरर, सॉरी द मीन ऑफ ए रेजिडुअल एरर इन वन वे क्लासिफाइड डेटा एनालिसिस इज। तो यहाँ पर रेजिडुअल एरर जो होती है, आपको बताया गया है कि एरर सम ऑफ स्क्वायर जो होगा उसका या रेजिडुअल एरर जो होगी उसको नॉर्मली हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आई जैसे, और ये नॉर्मल जीरो सिग्मा ई स्क्वायर को फॉलो करता है। ठीक है, ये चीज आपको वहां पे वन वे क्लासिफिकेशन जब एनोवा एनालिसिस में बताया गया तो ये चीजें बताई गई थी। और इसमें इसका क्या कह रहा है, मीन ऑफ रेजिडुअल एरर, तो इसका मीन ये वाला पोर्शन होता है, वेरिएंस ये होता है, तो मीन ऑलवेज इसका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पियर्स एंड पास्ट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो लास्ट पियर्स एंड पास्ट जो प्राइस इंडेक्स है उसका ज्योमेट्रिक मीन कौन होता है? तो वाल्स डॉर्बिस या फिर मार्शल एडवर्स नहीं होता, ये इरविन फिशर वाला होता है। ठीक है, इरविन फिशर मतलब जो फिशर प्राइस इंडेक्स था, वो ही जो है ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, लास्ट पियर्स एंड प्राइस पास्ट प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए फेयर इफ ए फेयर सिक्स साइडेड die tossed twice, the tosses are independent, then the probability of getting a 5 on both tosses। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताना है कि एक डाई है जिसको 2 बार टॉस किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में पहले सैंपल स्पेस आपको आ जाना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या, 1 1 से लेके 6 6 तक, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हुए इन सैंपल स्पेस 36। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन बोथ टॉसेस, मतलब क्या कि हमें 5 और 5, ठीक है, 5 और 5 यही नंबर मिले। तो अब ये सी बात है, इसमें एक ही नंबर होगा 5 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 36, ये हुआ 1/36 हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी।
ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा वन नीड नॉट वेरीफाई। तो इसमें यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी डेटा का यूज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी जगहों पे देखेंगे तो सेकेंडरी डेटा का हम लोग यूज करते हैं, तो ठीक है? तो इसमें किन चीज़ों की हमें यहाँ पे सेकेंडरी डेटा को मतलब वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखेंगे सूटेबिलिटी ऑफ द डेटा, इसको चेक करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको चेक करते हैं कि वो डेटा हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। सूटेबिलिटी ज़रूर चेक करते हैं किसी भी रिसर्च में यूज़ करने से पहले। रिलायबिलिटी भी चेक करते हैं, वो डेटा रिलायबल है या नहीं। फिर इसके बाद एडिक्वेसी भी चेक करते हैं। एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा, ये चीज़ हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। सपोज़ करिए हमें हमारे पास जनगणना का डेटा आ गया। मान लीजिए जनगणना 2011 के डेटा पे हमें कोई एनालिसिस करनी है। मान लीजिए हमें बताना है कि एजुकेशन का लेवल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में एजुकेशन का लेवल क्या है और जेंडर कैसा है, उसमें महिलाओं या पुरुषों के बीच में वेरिएशन कितना है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग चेक करने के लिए उस डेटा की स्टेबिलिटी सॉरी सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं। लेकिन उसपे एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, जनगणना 2011 का डेटा कलेक्ट करने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है डिपेंड करता है कि ज्योग्राफी कैसी है। प्लेन एरिया है तो नॉर्मली आदमी जो है एक दिन में ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर लेगा। जो पहाड़ी एरिया है या रिमोट एरिया है वहाँ पे डेटा कलेक्शन में टाइमिंग लगेगा। तो इस तरीके से जो है मतलब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर को हम यहाँ इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कर्व की नहीं। तो फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास बाउंड्रीज नहीं, आपको बताया गया था कि यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा हिस्टोग्राम है कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो इसके मिड पॉइंट को हम बाई स्केल अगर मिला देते हैं तो ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाता है, ये पॉलीगॉन हो जाता है, ठीक है? पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। तो ये फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पर नहीं, यहाँ मिड पॉइंट पे प्लॉट किया जाता है, ठीक है? फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास लिमिट नहीं, cumulative फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास लिमिट्स, क्लास इंटरवल आर इक्वल ऑफ विड्थ। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा सॉरी। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री पे नहीं मिड पॉइंट पे पहली बार प्लॉट किया जाता है इसको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, ठीक है? तो ये गलत हो गया। फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स पर नहीं, यहाँ पे मिड पॉइंट पर उसको प्लॉट किया जाता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास लिमिट्स, तो यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यहाँ पे केवल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंसी है, जितना ये हाइट है ये फ्रीक्वेंसी है, और इसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल आ रहा इक्वल विड्थ, हाँ ये चीजें जरूर होनी चाहिए कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उसमें क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए। अदरवाइज जो है मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो एरिया है उसका कैलकुलेशन गलत हो जाता है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक चीज आपको बताया गया था पढ़ाते समय कि ये जो एक रेक्टेंगल है, ये जो भी रेक्टेंगल है यहाँ पर, इसको अगर देखा जाए तो ये जो रेक्टेंगल है या एक तरीके से कहा जाए कि हाइट या एरिया, एरिया जो होता है ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इसकी हाइट उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा एरिया होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर या मतलब इधर वाला जो एरिया होगा एक्स एक्सिस, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर का जो एरिया होगा वो एरिया हिस्टोग्राम के एरिया के बराबर होता है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में एरियाज बराबर होते हैं, ये चीज आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज दिस, ठीक है? द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ दिस इज, अच्छा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए आपको बताया गया है क्या कि पहले एक्स बार निकालिए। पहले इसके लिए हमें एक्स बार का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स बार इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 25। अब एक्सप्लेन करके हम दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग जितना आसानी से हल करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है? 2 2 4 1 5, ठीक है? तो ये हमारे पास, इसको पहले हम हल करते हैं। तो एक बार डेटा चेक कर लेते हैं, सही है 25 30 27 40 और 35, ठीक है?
10 17 1 4 4 8 2 10 10 3 13 13 2 15। ठीक है, 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन। अब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन 5 या 15, अरे यार सॉरी, यही तो है, 5 या 15 एक, और ये हो जाएगा 5 चौको 20। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो 25 माइनस 31.4 का मॉड। ठीक है, ये फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 30 माइनस 31.4, फिर यहाँ पे 27 माइनस 31.4, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 40 माइनस 31.4, फिर इसके बाद 35 माइनस 31.4। ये सभी चीजें यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 से, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 6.4, और ये हो जाएगा 1.4, और ये हो जाएगा 4.1, सॉरी 4.4, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.4, सॉरी 9 नहीं 8.4, नहीं 8.6 हो गई, 0.06, हाँ 8.6। ठीक है, 6 4 10 और 8 1 9 1 10 3 1 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 4.6। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्व है 6.4 1.4 4.4 8.6 और 3.6। इसको जोड़ के यहाँ पर 4 से हम, सॉरी जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा ये अब कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट एक्स बार। ठीक है, दिख रहा है ये कलर दिख रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ के जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1/n समेशन आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होता है ना। तो ये सभी चीजें जोड़ दे रहे हैं, तो 6.4 1.4, या इसको जोड़ देते हैं, काहे अलग अलग लाइन में लिखेंगे, फिर इसी बात पे आप लोग कहने लगते हो कि यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 6 4 10, मतलब 6 6 12 8 20 4 24, 2 8 हुआ, 9 हुआ, 9 4 13 13 13 और 8 21 4 25। ठीक है, अपान 5, तो 5 5 25, 5 8 40, तो 5 पॉइंट समथिंग जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5.28 हो जाएगा आपका। ठीक है, एक सेकंड मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। एक सेकंड, इसका क्या जोड़ा रहा है यार, 6.4 1.4 4.4 और 8.6 और 3 पॉइंट, ओहो हो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है यार, जो भी है, तो 3 ये 24 पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो है बहुत कैलकुलेशन गलत होने लगा है यार। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा बहुत कैलकुलेशन गलत होने लगा, कुछ दिन अभी हमको खुद ही एसएससी की प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी लग रहा है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखना है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट ऑकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये सही है, नंबर ऑफ टाइम्स जो भी कोई भी चीज आकर होती है तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो यहाँ नॉट ट्रू देखना है हमें। यूज्ड फॉर पुटिंग रॉ डेटा इनटू ए कंडेंस्ड फॉर्म,
हाँ, कंडेंस्ड फॉर्म या सिंपल मतलब कंडेंस्ड, हाँ, कंडेंस्ड फॉर्म में इसको रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है? फिर टैली मार्क्स आर यूज्ड इन फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसीज। हाँ, इसमें आपको बताया गया था कि रॉ डेटा मान लीजिए कि हमें 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, तो यहाँ पर 5 जितनी बार आएगा उतनी टैली मार्क यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 4 4 पांचवे के लिए ऐसे कर दिया जाता है, 1 2 लिख दिया गया, मतलब इसका हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, नंबर ऑफ टाइम्स 5 इज रिपीटेड इन दैट रॉ डेटा, ठीक है? इसको हम कहते हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? और ये टेली मार्क है, तो टेली मार्क का यूज किया जाता है, और नंबर ऑफ टाइम्स जितने ऑब्जर्वेशन रिपीट होते हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब obvious सी बात है, 3 सही हो गया, चौथा ही गलत होगा। यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट इज वेरी लार्ज, नहीं, वेरी लार्ज के केस में इसका यूज नहीं करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइनाइट हो तभी इसका हम यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दे दिया जाए 5000 लोगों का डेटा, तो हम उसको मैनुअली जो है नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे आर स्टूडियो, सिस्टेट या फिर अन्य टाइप के सॉफ्टवेयर जो हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें फॉल्स कौन सा है? तो फॉल्स यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी में, पूछा गया है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग म्यू लेस देन म्यू जीरो इज टू साइडेड या टू टेल्ड, नहीं, ये गलत है भाई। टू टेल्ड जो हाइपोथेसिस होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, या म्यू लेस देन म्यू जीरो एंड म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो, ठीक है? दोनों चीजें एक साथ लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिखी है, यही गलत है, तो यही ऑब्वियस सी बात है, यही सही, यही मतलब आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि द नल हाइपोथेसिस म्यू इज नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट द अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल टू दिस। हाँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस। हाँ, अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस जो होती है वो नल हाइपोथेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो इज वन साइडेड। हाँ, यहाँ पे वन साइडेड लिख रहे हो, यहाँ टू साइडेड लिख रहे हो, तो अब ये सी बात है, यही गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर का गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो क्वेश्चनायर शुड बी कंपैरेटिव, शॉर्ट एंड सिंपल। तो हाँ, क्वेश्चनायर यहाँ पे कह रहा है कि नॉट ए गुड कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे क्वेश्चनायर क्या होता है, जो भी हम बनाते हैं अपना शेड्यूल या किसी भी सर्वे के लिए, वो यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, क्वेश्चनायर शुड बी कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड सिंपल, ये सही है, ठीक है? पर्सनल एंड इंटीमेट क्वेश्चंस शुड बी पुट इन बिगनिंग। तो जो पर्सनल क्वेश्चन है और या इंटीमेशन वाले जो क्वेश्चन है, इसको बिगनिंग में पुट करना चाहिए। क्वेश्चनर शुड बी प्रोसेस्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम इजी टू मोर डिफिकल्ट। हाँ, ये भी सही है थोड़ा सा। दूसरा वाला भी ऑप्शन देखते हैं, टेक्निकल टर्म एंड वेग एक्सप्रेशन शुड बी अवॉइडेड। हाँ, ये भी सही है, तो यही दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है? कि पर्सनल क्वेश्चन, किसी भी सर्वे में पर्सनल क्वेश्चन या इंटीमेट जो क्वेश्चन होते हैं, इसको सबसे लास्ट में रखना उचित होता है, ठीक है? क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी के यहाँ भी आप जाइए सर्वे करने, तो उसमें पर्सनल क्वेश्चन पहले ही पूछ लेंगे तो भड़क जाएगा। किसी महिला हो, उससे महिला से पूछ लीजिए आपका आपकी एज क्या है, नाम से पहले उसकी एज पूछ लीजिए, देखिए बवाल हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए मंथली डेटा द लिंक रिलेटिव फॉर एनी मंथ इज गिवन बाई। तो जो यहाँ पे मंथली डेटा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या डेटा आएगा, तो लिंक रिलेटिव या मासिक आंकड़ों के लिए किसी महीने के लिए सापेक्ष लिंक निम्न में से किसे दिया जाता है? तो प्रीवियस वैल्यू अपॉन करंट वैल्यू इंटू 100, करंट मंथ वैल्यू प्रीवियस मंथ वैल्यू अपॉन 2 इंटू 100। हाँ, और करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू, नहीं, ये दोनों तो नहीं है, ठीक है? फिर इसके बाद करंट मंथ की वैल्यू और प्रीवियस मंथ की वैल्यू अपॉन डिवाइडेड बाई 2, यही एवरेज ही लिया जाता है नॉर्मली। नॉर्मली जो हम लोग लेते हैं ना लिंक रिलेटिव में, तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, लिंक रिलेटिव की बात कर रहा है, ये एवरेज की बात नहीं कर रहा है। तो लिंक रिलेटिव की जो वैल्यू होती है वो करंट वैल्यू, लिंक रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो आपका सापेक्षिक मान निकालना है, सापेक्षिक मान निकालने के लिए जैसे आप भी मान लीजिए मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि 10 रुपए डीजल का रेट था, अभी 12 रुपए हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, प्रीवी सॉरी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू
उसमें परसेंटेज चेंजेस अगर हमें निकालना हो, परसेंटेज चेंज निकालना हो, तो करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू इनटू 100, यही करते हैं उसमें परसेंटेज निकालने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लिंक रिलेटिव निकालना है, केवल रिलेटिव, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के तरीके से। तो यहाँ पर करंट वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू इनटू 100, प्रीवियस वैल्यू के सापेक्ष में या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है इन चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है? तो जो हम कंपैरेटिव यहाँ पे नीचे जो ऑब्जर्वेशन रखते हैं क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू का होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ गई, मतलब लिंक रिलेटिव्स का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड मीडियन म्यू। अच्छा, मीन भी म्यू है और मीडियन भी म्यू है। तो इस केस में म्यू x लाइज बिटवीन म्यू टू म्यू। अरे भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मीडियन मोड बराबर होता है। मीन मीडियन मोड, ये दोनों बराबर हो गए। तो इस केस में जो भी हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे म्यू से मीडियन तक, ठीक है? मान लीजिए मीडियन है, डी मान लीजिए है, ठीक है? डी है, समथिंग टाइपिंग में एरर है कुछ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, तो मीन मीडियन मोड बराबर है, तो एक्स लाइज बिटवीन म्यू टू म्यू, मतलब एक ही वैल्यू के बीच में लाई करने पर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। आपको ऐसा बताया गया है, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस केस में किसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर म्यू या एक्स लाइज बिटवीन म्यू टू म्यू, एक ही, मतलब अभिषेक टू अभिषेक, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगी, लिमिट लिमिट जो है उसकी रेंज मतलब जीरो होगी। उस केस में ये डिस्क्रीट डेटा हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी जीरो होती है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कलेक्टिंग डेटा थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के माध्यम से किस, मतलब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कलेक्टिंग डेटा थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो संरचित जो साक्षात्कारों के माध्यम से डेटा एकत्र करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर दे इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनायर। ऑब्वियस सी बात है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनायर के बारे में ही हम यहाँ पे इसका सर्वे वगैरह करते हैं, ठीक है? द इंटरव्यूअर फॉलोज ए रिजिड लेट डाउन प्रोसीजर। नहीं, रिजिड लेट डाउन प्रोसीजर की यहाँ बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर रिजिड, एक तरीके से रिजिड, या भी ये भी कहा जा सकता है, अभी इसको देख सकते हैं, रिजिड तो नहीं होता, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। द सीक्वेंस आस्क्ड क्वेश्चनर कैन बी चेंज्ड, नहीं, ये भी गलत हो सकता है। दे इन्वॉल्व द यूज ऑफ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग, हाँ ये सही होता है कि यहाँ पे क्वेश्चनर में या फिर क्या करते हैं कि हाईली स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक होती है रिकॉर्डिंग के लिए क्वेश्चनर को, और इन्वॉल्व करते हैं प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, प्री मतलब पहले से निर्धारित क्वेश्चन का ही हम यहाँ यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों में देखना हमें मोस्ट ज्यादा जो है गलत कौन है। तो द इंटरव्यूअर फॉलो ए रिजिड लेट डाउन प्रोसीजर, तो हाँ, इंटरव्यूअर के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि उसके लिए एक कठिन जो है कानून, नियम कानून बनाया गया हो कि जो इन्फॉर्मेंट बोलेगा वही लिखना है आपको, अपने से कुछ नहीं लिखना है। तो ये एक केस में सही हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन जो सीक्वेंस ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड, ये गलत होगा, ऑलवेज ये गलत होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन का जो ऑर्डरिंग होती है वो फिक्स रखते हैं। पहले उसके जो मतलब पर्सनल क्वेश्चन है वो बाद में रखते हैं, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो शुरू में रखे जाते हैं। किसी भी क्वेश्चनायर, किसी भी रिसर्च, किसी भी शेड्यूल को बनाने से पहले इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन है, कि फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स विथ ए स्टैंडर्ड डेविएशन 5, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा का मान 5 है। ए सैंपल इज ड्रॉन एंड स्टैंडर्ड एरर इज फाउंड टू बी 0.5, स्टैंडर्ड एरर का मान क्या आया हुआ है, 0.5। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द सैंपल साइज, सैंपल साइज हमें आपको निकालना है। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान अंडर रूट एन, अंडर रूट एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान स्टैंडर्ड एरर। सिग्मा का मान 5 है और इसका मान 0.5 है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,
अंडर रूट n का मान 10, तो n का मान 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, यही क्वेश्चन आया है। स्टैंडर्ड एरर दिया है, सिग्मा दिया है, तो सिग्मा स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, ये होता है, इससे मान इसका आ गया 100। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इफ a large sample of size n is taken from a population with mean mu and standard deviation this at 95% confidence interval for unknown parameter mu is। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि x बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, 95% पे आपको बताया गया था कि यहाँ पर इसका मान क्या होता है, 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब इसका मान हो तो सिग्मा का मान 1.96 होता है। इसी तरीके से एग्जैक्ट अभी हमें याद नहीं आ रहा है, इसी प्रकार से 99% और 68% का भी बताया गया था। 68% का था यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे 99% का भी था एक। ठीक है, तो 95% की बात किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1.96 सिग्मा पान अंडर रूट, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये वाला डी आपका ऑप्शन होगा, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 इंटू सिग्मा अपान अंडर रूट एन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, when two judges rank only two individuals then value of Spearman rank correlation coefficient is। तो यहाँ पे चाहे 2 जज हों या चाहे जितने जज हों, उससे हमें नहीं मतलब होता है, जो भी यहाँ पे जज होगा, ठीक है, वो चाहे जो भी रैंकिंग करे, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन की लिमिट जो है -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, -1 के केस में परफेक्ट निगेटिव होता है, मतलब परफेक्ट निगेटिव मतलब कि जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, जस्ट अपोजिट। ओ, यहाँ पे एक पी और रहेगा, जस्ट अपोजिट रहता है ये। तो और उसके बाद यहाँ पे +1 के केस में जो है यहाँ पे एक तरीके से कोइंसाइड करेगा या सेम रैंक हो सकती है दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक सेम होती है, उस केस में परफेक्ट पॉजिटिव उसको बोला जाएगा। तो -1 से 1 के बीच में लिमिट होगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए डाइस हैज 4 रेड, सॉरी डाई 1 हैज 4 रेड एंड 2 व्हाइट फेसेस, डाई 2 हैज 2 रेड एंड 4 व्हाइट फेसेस, a coin is flipped once, if head appears the game continued by flipping die 1। ठीक है, and if tail appears तो die second is used, probability that getting a red face at any draw is equal to। तो यहाँ पर जो भी कह रहा है इसमें देखिए क्या है कि एक डाइस है, पहली डाइस में क्या है, पहली डाइस में यहाँ पर जो है 4 रेड फेसेस हैं और 2 यहाँ पर व्हाइट है। दूसरी डाइस में यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर 2 रेड है और 4 व्हाइट है। ठीक है, ये डाइस है, डाई 1 और डाइस 2। ठीक है, अब एक सिक्के को उछाला जाता है, अगर हेड आता है तो हम पहले डाइस को टॉस करते हैं, टेल आता है तो दूसरे को। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट रेड, प्रोबेबिलिटी इस बात की, इसको डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी दैट ए डाइस शोज रेड इज इक्वल टू, पहले सिक्का पहले सिक्के को उछालेंगे, मान लीजिए क्वाइन को हम उछाले और इसने क्वाइन ने शो क्या किया, एक सेकेंड, क्वाइन ने मान लीजिए यहाँ पर हेड शो किया, ठीक है, इनटू हेड शो करेगा, तो डाइस यहाँ पे डाइस कौन सी हो, फर्स्ट डाइस हो, डाइस यहाँ पे डाइस 1 इज टॉस्ड। ठीक है, प्लस या दूसरी घटना हो कि सिक्का जो है टेल शो करे और कौन सी, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड डाइस इज टॉस्ड। ठीक है, तो इस केस में अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन हमें रेड मिले डाइस पे, तो 1/2 इंटू पहली डाइस यहाँ पर क्या शो करे, टास्क करने पे हमें क्या, किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस, पहली डाइस रेड फेस शो करे तो इसमें 4/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इंटू 4/6। ठीक है, प्लस 1/2 सिक्का टेल शो करे और दूसरे केस में यहाँ पर रेड शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन और ये क्या हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा,
1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है। इसी टाइप की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है प्रोबेबिलिटी समझ में आई होगी सभी को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चनर इस टाइप के क्वेश्चनर हमने बता रखे हैं। जो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ाई है उस प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बताया गया है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मतलब क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि इन यूजुअल नोटेशन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस। मतलब मान लीजिए P1 और P2 दो प्रोपोर्शन है, इनके डिफरेंस के लिए हमें एक जो है कॉन्फिडेंस लिमिट, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है एट 95%। 95% का मतलब एक चीज आपको क्लियर हो जाए कि Z जो है, Z का मान 1.96 है। तो 1.96 यहाँ पर देखेंगे तो हर जगह लिखा गया है इस बार, तो इसने एग्जामिनर ने इस बार खेला कर दिया। अब डिफरेंसेस की बात किया है तो डिफरेंसेस के लिए तो यहाँ पर प्लस है दो जगहों पर, तो ये दो ऑप्शन हट गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 प्लस माइनस 1.96 है। ठीक है, यहाँ P1 Q1 अपान N1 और P2 Q2 अपान N2। तो जब भी यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यही वाली लिमिट जो है लिखी जाती है। ठीक है, यही वाली हमारी लिमिट लिखी जाती है। ठीक है, यही वाली हमारी लिमिट कंसीडर की जाती है प्रोपोर्शंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर P1 Q1 अपान N1 और P1 Q2 अपान N2 जो है सेम सेम चीजें कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑप्शन था प्लस के साथ, तो यहाँ भी माइनस होता है। जो ऑप्शन अभी हम देख रहे थे इसमें ऑप्शन जो है प्लस के साथ दिया गया था शायद। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा P1 Q1 अपान N1 माइनस P2 Q2 अपान N2। ये जो है प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास लिमिट होती है, जहां पर Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस P1 होता है, सॉरी Q1 इज इक्वल टू, और Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस P2 होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसका मान लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये स्लाइड आपकी खत्म होती है। लगभग कितने क्वेश्चन हुए आपके? 359 क्वेश्चन हुए 6 प्रैक्टिस सेट में, 6 या 7 प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगले आज जो क्लास होगी, अगर अभी रात में होती है तो देखते हैं, अगर पीपीटी बन के आ गई होगी, बोले हैं क्योंकि आज उनके घर में थोड़ा सा कुछ फंक्शन वगैरह भी है, जो टाइपिंग वाले हैं, तो उनके अगर महाराष्ट्र एएसओ की आ गई होगी पीपीटी, तो हम रात में 8 बजे से उसको सॉल्व करवाएंगे। अदरवाइज कल सुबह, कल मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास फिर से क्लास रहेगी महाराष्ट्र एएसओ के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र एएसओ का जो पेपर हुआ है उसमें पूरा पेपर आपको टाइप्ड मिलेगा, लेकिन उसमें स्टेटिस्टिक्स ही हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रीजनिंग, जीएस और बहुत सारी चीजें हैं, तो स्टेटिस्टिक्स का ही हम केवल पोर्शन उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी एज इट इज आपको प्रिंटेड फॉर्म में उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एज इट इज जो है सेम सेम आपको जो भी महाराष्ट्र एएसओ का पेपर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पेपर जो हमको बच्चे ने भेजा था वो मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में था। यहाँ पर जो आपको पेपर मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश को हमने टाइप करवाया है और इंग्लिश को हमने फिर हिंदी में ट्रांसलेट करा दिया है। तो हिंदी और इंग्लिश इसलिए मिलेगा क्योंकि जो है ज़्यादातर बच्चे जो हिंदी ऑडियंस है हमारी, हिंदी के लोग ज़्यादातर देखते हैं हमारे क्वेश्चन। और अभी कल एक बच्ची का मैसेज आया था पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल चीज़ों का यूज करते हैं। तो बच्ची ने फ़ोन किया था केरला से, और केरला से वो बोली सर कि हम हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश और मलयालम हम जानते हैं, उसमें हमें कोर्स प्रोवाइड किया जाए। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए समस्या, मतलब विकट समस्या क्रिएट हो रही है कि महाराष्ट्र वाले भी बोलते हैं सर मराठी में सॉल्व कराया जाए। तो इतनी लैंग्वेज हमारे लिए सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दो तीन लैंग्वेज हम जैसे बांग्ला, मराठी और तेलुगु सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हम उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर हम आपको उन भाषाओं में भी जो है, मतलब जैसे महाराष्ट्र एसओ का है मराठी में, तेलंगाना का है तो उसमें तेलुगु में, और बांग्ला का है तो बांग्ला में, मतलब बीच बीच में आपको हिंदी बांग्ला और इंग्लिश मिक्स मिलेगी, या हिंदी मराठी और इंग्लिश मिक्स मिलेगी। टोटली इंग्लिश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हिंदी ऑडियंस जो हमारी है वो इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं है,
उनको हिंदी तो बहुत अच्छे से आती है लेकिन इंग्लिश उतनी कंफर्टेबल नहीं है, उनको बिना हिंदी बोले जो है थोड़ा-सा समझा पाना मुश्किल होता है। इसलिए मेन जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश रहेगी, उसके सपोर्ट में हिंदी रहेगी और फिर उसके बाद तीसरी लैंग्वेज मराठी, बांग्ला या फिर जो है तेलुगु कुछ भी हो सकती है, ठीक है? और हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अदर स्टेट से जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो आपकी फ़ीस जो है मतलब एक तरीके से यही रहेगी कि आप हम अपने क्षेत्र की लैंग्वेज हमें सिखाने का प्रयास करिए, ठीक है? जैसे मराठी एक बच्चे ने अमरावती यूनिवर्सिटी से फ़ोन किया था पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए, तो हमने उसने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि सर हम आपको मराठी सिखाएँगे, तो हम कहे वेलकम। तो मराठी हम उससे सीखेंगे थोड़ा-सा बहुत क्योंकि रिसर्च स्कॉलर है तो कहीं न कहीं जो है हमारा उसका कॉन्टैक्ट बना रहेगा, पीएचडी में हम भी हैं, पीएचडी में वो भी है। और फिर इसके बाद इसी तरीके से हम लोग अदर स्टेट्स जैसे मान लीजिए कोई तेलंगाना से हो, तो हम तेलुगु सीख सकते हैं उनसे, बंगाल या उड़ीसा से हो तो बांग्ला या उड़िया सीख सकते हैं। तो एक लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत हमें बोलनी, 1-2 2-3 लैंग्वेज हमारे पास बोलने का जो है मतलब थोड़ा-सा मौका होना चाहिए। और ज़्यादातर राजस्थान और उत्तराखंड वगैरह के जो बच्चे हैं, एमपी के जो बच्चे हैं या यूपी के जो लोग हैं ये सभी लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो इनके लिए सब सेम लैंग्वेज रहेगी। ऐसा नहीं कि अब हम उत्तराखंड की भाषा सीखें और ये यहाँ-वहाँ की। तो उसमें कारण ये है कि इतनी भाषाएँ हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होंगी। 2-3 लैंग्वेज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे-धीरे। तो अभी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे हम क्लास ब्रेक कर रहे हैं। बाकी जब हम अभी जो महाराष्ट्र आईएएसओ का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, तो वो हिंदी इंग्लिश में रहेगा। बाकी जब हम मराठी में कंफर्टेबल हो जाएँगे, तो मराठी में भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है? ओके? चलिए। तो अब ये क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।